की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री की सेकंड डीपीपी को। ये डीपीपी आपको प्रोवाइड करी गई है लेक्चर नंबर 7 टू लेक्चर नंबर 11 के बाद। अगर अभी तक आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर इन लेक्चर्स को देख कर आए। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वेलकम बैक टू आरजे अकेडमी। आरजे अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री की सेकंड डीपीपी के सॉल्यूशंस को। ये डीपीपी प्रोवाइड करी गई है आपको लेक्चर नंबर 7 टू लेक्चर नंबर 11 के बाद। अगर अभी तक आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लीज जाकर इन्हें देख कर आए। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेव फंक्शन फॉर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ a is given by sin is equals to a sin pi x by a एंड वैल्यू ऑफ a फॉर लेंथ 200 नैनोमीटर। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कंपेयर करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि 1D बॉक्स के लिए आपकी साई की वैल्यू क्या होती है, √2/l sin n pi x by l एंड आपको गिवन है a sin pi x by a। अब देखो आपको क्या करना है, a को आप किसके इक्वल पुट करोगे, √2/l के कंपेयर करने के बाद। अब l की वैल्यू आपको गिवन कितनी है, 200 है, तो आपका डायरेक्ट आ गया √1/100। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कितना इजी था और गेट में आया था क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सपोज द ग्राउंड स्टेशनरी स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर विद फोर्स कांस्टेंट k इज गिवन बाय sin is equals to e raised to the power -ax square then a should depend upon। आपको बताना है किस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको डायरेक्ट साई का फंक्शन पता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। और ये आपको कैसे पता होगा, अगर आपको लर्न होगा और आपने अगर ये लेक्चर्स के अंदर अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा सर ने एक ओवरऑल चार्ट बताया था, तो वहीं से डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। उस चार्ट को अगर आपने याद कर रखा है तो यूं क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो साइन नोट की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, बीटा बाय पाई रेज टू द पावर 1/4 e रेज टू द पावर माइनस बीटा x स्क्वायर बाय 2। अब ये आपका कांस्टेंट है, आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, आपको कंपेयर नहीं करना। अब -a किसके इक्वल है, माइनस बीटा बाय 2 के, और आपको बीटा की वैल्यू पता है क्या होती है, √mk बाय h कट। तो आपका एक किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, k रेज टू द पावर 1/2। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है, यूनिट ऑफ वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू पार्टिकल इन 1D बॉक्स। यानी 1D बॉक्स के लिए आपको यूनिट निकाल के बतानी है। आपको पता है साई की वैल्यू क्या होती है। अब साई की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखो x आप किस में फाइंड आउट करते हैं, लेंथ में, तो इसकी l हो गई। सिमिलरली l की वैल्यू भी लेंथ में, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये ओवरऑल आपका डायमेंशन लेस हो गया। बट बाहर जो आपका √2/l लिखा हुआ है तो आपको पता है लेंथ आप किस में फाइंड आउट करते हो, l में, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये आपका अंडर रूट में आया तो ये ऊपर जाएगी वैल्यू, तो आपकी किस में हो जाएगी, माइनस में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, लोएस्ट पॉसिबल अलाउड एनर्जी इज इक्वल्स टू 0.4। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है जिसकी एनर्जी डायरेक्ट 0 के इक्वल होती है। तो अगर आपको एनर्जी के डायरेक्ट फॉर्मूले पता है तो आप पुट कर दो, वहां से आप बता सकते हो। देखो अच्छे से आपको पता है कि रिजिड रोटर के लिए क्या होती है, वैल्यू 0 होती है। आपको पता है ई की वैल्यू क्या होती है इसके लिए, m² h² 2i। n की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे तो ई की वैल्यू भी आपकी 0 आ गई। अब हाइड्रोजन एटम के लिए तो आपकी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, -13.6 z² तो ये तो हो नहीं सकता। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको पता है ई की वैल्यू क्या होती है, आपकी वैल्यू होती है n+1/2 h। तो अगर आप n0 भी पुट करते हो तब भी आपकी क्या होती है, 0 पॉइंट एनर्जी निकल के आती है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन 1D बॉक्स फॉर द लेफ्ट हाफ ऑफ 1D बॉक्स एंड लेंथ l। यानी आपको लेफ्ट हाफ के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी है, आपको पता है 1D बॉक्स के लिए आपको अगर लेंथ गिवन है 0 से, अगर सपोज करो आपको दे रखा है l तक, तो यहाँ पर आपका ओवरऑल कितना हुआ, l/2। तो आपकी लिमिट्स क्या होगी, 0 से l/2। अब आप कैसे फाइंड आउट करते हो, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, ऑब्वियस सी बात है। प्रोबेबिलिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, साई स्टार साई d2 होता है। ए से भी आपकी लिमिट होती है। और आपको पता है कि 1D बॉक्स के लिए आपकी साई स्टार एंड साई की वैल्यू दोनों इक्वल होती है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। सिमिलरली दोनों के लिए यहाँ से ओवरऑल आप √2/l बाहर ले लो। अंदर आपका क्या बचा, sin² n pi x by l। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले का यूज करना है। तो फॉर्मूला आपका कौन सा है, sin² bx इज इक्वल्स टू x/2। आप इसकी यहाँ पर लिमिट्स लगाओ एंड -1/4 b sin 2bx। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आप अपना डायरेक्ट कोरिलेट करो और आपका आंसर आ जाएगा। 0 आपकी a की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है, l/2 है। यहाँ पर आपने क्या करा है, b को क्या इक्वल ले लिया है, आपने n pi by l के इक्वल ले लिया। अंदर आपका sin 2bx ही रहा सेम, और आपने यहाँ पर लिमिट रख दी। जैसे ही आप रखते हो तो देखो इसकी वैल्यू तो आपकी आ गई l/4। अब यहाँ पर 1/4 भी रहा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ओवरऑल वैल्यू 0 निकल के आएगी। तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ से आप देख सकते हो 2/l को जब l/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आया 1/2।
तो आपका ऑप्शन डी कौन सा हो गया, करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ आइगन फंक्शन √2/a साइन n बाय x बाय a। अब यहाँ पर आपको बता रखा है, वैल्यू दे दी है 0 से a के बीच में, तो आपको बताना है कि क्या ये ऑर्थोगोनल है, नॉर्मलाइज्ड है, बोथ ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मल है, जिसको हम ऑर्थोनॉर्मल भी बोल सकते हैं, या फिर अननॉर्मलाइज्ड है। तो आपको अच्छे से बताया साइन n है। देखो साइन n की वैल्यू क्या होती है, √2/a साइन n बाय x बाय a। आप यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करते हो तो आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या आई, √2/a साइन पाई x बाय a। एंड अगर 2 पुट करते हो तो वैल्यू क्या आई, साइन 2 x बाय a। ऑर्थोगोनल के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है, कोई भी अगर दो फंक्शन है उनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 के इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप पुट कर दो साइन 1 साइन 2 इज इक्वल टू 0, लिमिट्स लगाओगे। अब सिमिलरली आपने जो जो फंक्शन लेट करे हैं आप यहाँ पे पुट करो। जैसे ही पुट करोगे देखो √2/a तो यहाँ से कॉमन बाहर आ गया, सिमिलरली यहाँ से भी बाहर आ गया। अंदर आपकी 0 से जो आपको लेंथ गिवन दे रखी है लिमिट्स, अंदर क्या बचा, साइन पाई x बाय a इंटू साइन 2πx बाय। यहाँ पर आप क्या करोगे, ट्रिग्नो के फॉर्मूले को लगाओगे। फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला है आपका, अगर आपका लिमिट 1/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका 2 साइन a साइन b के फॉर्मूले को यूज करा है। ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है cos a माइनस b माइनस कोस a प्लस बी। इसी फॉर्मूले को हमने यूज करना है और कुछ भी नहीं करना। डायरेक्ट आप यहाँ पर पुट करो कोस, अंदर आप ब्रैकेट में क्या आपका क्या आया, पाई x बाय a माइनस 2π/x a। सिमिलरली आप यहाँ पर भी पुट करो। यहाँ से आप जब इसे सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, कोस की माइनस ऑफ पाई x बाय a, एंड यहाँ पर आपकी आएगी कोस 3πx बाय a। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद इसका कोस का फंक्शन साइन में, सिमिलरली इसका भी। अब देखो x के साथ जो लिखा हुआ है उसे भी मल्टीप्लाई में ले लेंगे क्योंकि वो डिवाइड में आएगा, तो ओवरऑल आपका a बाय पाई हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका क्या आया, a3π। अब देखो ये तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी आपका 0 हुआ, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या है, 0। यानी ये ऑर्थोगोनल तो होते हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या ये नॉर्मलाइज है या नहीं। तो नॉर्मलाइज की कंडीशन क्या होती है, आपकी नॉर्मलाइज की कंडीशन है साई स्टार इंटू साई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर हम उसे इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ नहीं करना, 1D बॉक्स के लिए आपको पता है साई स्टार एंड साई इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो आपको सिमिलरली यहाँ पर पुट कर देनी है वैल्यूज दोनों की सेम है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं यहाँ पर। तो √2/a साइन पाई x बाय a इंटू √2/a साइन पाई x बाय a। बाहर आ गया आपका 2/a, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर पाई x बाय a। अब इसे आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला यूज किया था पीछे क्वेश्चन में, सिमिलरली उसी को आपने यहाँ पर पुट करना है, उसे यूज करके देखना तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी होगा क्योंकि ये ऑर्थोगोनल भी है और नॉर्मलाइज भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है आपको साई xt कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ fx एंड gx where ft has form of e raised to the power minus iota t by h cut, then it can be shown that probability of finding particle between x and x plus dx। यहाँ पर ये टिफल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको बताना है कि ये किससे कोरिलेट करता है। देखो आपको पता है कि आपका जो साई है, आपका जो कोई भी वेव फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड भी कर सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। आप जनरली आप इसको कैसे लिख सकते हो, gx इंटू में ft लिख सकते हो। यहाँ पर ft की वैल्यू आपको गिवन है। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर आप निकालते हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की आपको पता है ये कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करता है एंड टाइम पे भी डिपेंड करता है। जब ओवरऑल आप इसकी वैल्यूज को पुट करोगे तो वैल्यूज को पुट करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी होती है वो क्या होती है, टाइम के इंडिपेंडेंट होती है। सिमिलरली अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी भी जब आप ओवरऑल निकाल कर चेक करोगे तो ये भी आपकी क्या आएगी, टाइम के इंडिपेंडेंट आएगी। तो यहाँ से आप ये इसकी जो वेव होती है कौन सी होती है, ये स्टैंडिंग वेव होती है, तो स्टेशनरी तो है नहीं, तो ट्रैवलिंग वेव है। तो ट्रैवलिंग वेव से आप ये डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज अगर आप लेक्चर को देखकर आना, वहां पर से काफी अच्छे से समझा रखा है, वहां से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है आपको 3 सिस्टम दे रखे हैं A, B एंड C। What would be they if the spacing between, यानी कि आपको स्पेसिंग दे रखी है नेबरिंग एनर्जी लेवल इन A डिग्रीज। A के अंदर क्या होती है, डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग एनर्जी। B के लिए कांस्टेंट है एंड C के लिए इंक्रीज कर रखी है। टिफल में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट है। आपको उसने क्या बोला है कि A के लिए तो क्या हो रही है, एनर्जी आपकी डिक्रीज कर रही है जैसे ही आप एनर्जी लेवल्स को अप जा रहे हो, एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं। B के लिए कांस्टेंट रहती है एंड C के लिए आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब कैसे निकालोगे, अब देखो PIB हार्मोनिक ऑसिलेटर है और हाइड्रोजन एटम, पहले इसके लिए हम चेक करते हैं और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। PIB के लिए आपको पता है एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, n² by 8ml²। n की वैल्यू पुट करते जाओ 1 2 3, जब पुट करोगे E1 की ये वैल्यू आएगी, E2 की आएगी, ऐसे ही आप सारी निकाल सकते हैं। अब आपको डेल E1 निकालना है, डेल E1 क्या होगा, E2 - E1।
तो 3h²/8ml² आएगा जब आप 4h²/8ml² में से इस h²/8ml² को माइनस करोगे। सिमिलरली E3 में से जब आप E2 को माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू आएगी 5h²/8ml²। सिमिलरली आप E4 में से जब E3 को माइनस करोगे तो आएगी आपकी 7h²/8ml²। तो अगर आप ग्राफ से देखो तो आपको पता लगेगा ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो यानी कि पहले तो आपकी कितनी थी, 3h² थी, है ना, उसके बाद आपकी 5 हो रही है, फिर 7 हो रही है, यानी ये स्पेसिंग तो इंक्रीज कर रही है। पीआईबी के लिए इंक्रीज हो रही है वैल्यू। एसएचओ के लिए अगर आप निकालते हो तो एसएचओ के लिए देखो, पुट करके देखो, एन की वैल्यू जब आप पुट करते हो 0 पुट करोगे तो आपकी क्या आई, hν/2। 1 पुट करोगे तो 3/2 hν। सिमिलरली E2 के लिए एंड 3 के लिए भी आप निकाल सकते हो। जब डिफरेंस निकालोगे, डेल आप निकालोगे, डेल E1 क्या होगा, 3/2 hν में से 1/2 hν गए तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, hν। सिमिलरली नेक्स्ट भी आएगा, तो यानी ये आपकी कांस्टेंट हो गई। हाइड्रोजन एटम के लिए आपकी वैल्यू क्या होती है एनर्जी की, -13.6 Z²/n²। तो जब आप सिमिलरली यहाँ पर भी पुट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा जो आपकी एनर्जी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, जैसे ही एनर्जी लेवल्स पे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो। तो ये आपका सिमिलर, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट कैसे हुआ, आप देखो, ए आपका पीआईबी है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स है, यहाँ पर दे रखा है, बी हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है, और सी आपका हाइड्रोजन एटम दे रखा है। क्योंकि पार्टिकल इन 1 बॉक्स है जो आपका, उसके लिए बिल्कुल आपकी क्या कर रही है, वैल्यूज इंक्रीज करती है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कांस्टेंट रहती है और हाइड्रोजन एटम के लिए डिक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ भी नहीं करो, आप देखो जो इसको पहले आप सोल्व कर लो। e⁻iota लिख सकते हो। ये आपका स्पेस डिपेंडेंट है एंड ये आपका क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता लगे, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। कैसे, ऑप्शन बी में उसने क्या दे रखा है, देखो, ट्रैवलिंग वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बिल्कुल ये आपको पता लग रहा है, स्पेस डिपेंडेंट है, तो ये आपकी देख सकते हो आप एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, तो बिल्कुल ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होगी, ट्रैवल कर रही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका, given an operator A and set of vectors x which obey the following relationship, ax is equals to lambda x, where lambda is set of scalars. If A commute with B and B is not equal to A, which of the following correct? आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। x आपका आइगन वेक्टर है of A only if lambda are distinct values। चलो ये चेक करते हैं, पहले हम लेट करके देखते हैं, फिर आपको ये डायरेक्ट देखेंगे। देखो आप क्या कर सकते हो, आपको ax किसके इक्वल दे रखा है, लैम्डा x के इक्वल दे रखा है ना। अगर ए बी कम्यूट करते हैं तो यानी वो 0 के इक्वल होंगे। आप क्या लिख सकते हो, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अगर आप लेट कर लो, ए आप किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हो तो आपको आइगन वैल्यू मिल रही है ए साई, फंक्शन वही का वही आ रहा है। सिमिलरली बी ऑपरेटर को आप किसी फंक्शन पर जब अप्लाई करते हो तो आपको बी कोई आइगन वैल्यू मिल रही है एंड वही का वही फंक्शन आ रहा है। तो आपका क्या हो सकता है, ए और बी की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आप कोई श्योरिटी नहीं ले सकते, गिवन तो है नहीं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट कैसे होगा, देखो, एक्स आर आइगन वेक्टर, वेक्टर यहाँ पर आप फंक्शन से रिलेट कर सकते हो, ऑफ ए ओनली इफ लैम्डा आर ऑल डिस्टिंक्ट। हमें कुछ नहीं पता, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। एक्स आर आइगन वेक्टर ऑफ बी बिल्कुल है। एक्स आर आइगन वेक्टर ऑफ बी विद सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, ये तो है ही। एक्स नीड नॉट टू बी आइगन वेक्टर ऑफ ए, ये कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। एट द एंड बस एक ही बात कहूंगी, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।